स्टार्ट करते हैं। पाइपलाइन सब कुछ समझ आ गया था, आप लोगों ने पहले भी की हुए, तो आई एम श्योर कि इस पे हमें टाइम नहीं लगेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू इट ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव टू क्लियर द करिकुलम। सेकंड चीज ये है कि उनमें जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर क्लियर नहीं है तो वो बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको पेश करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इस पे डिपेंड करेगा। मुझे नहीं पता किस डिटेल में आपने किया है, क्योंकि मेरा ख्याल है ये आपने ऑलरेडी किया होगा। बहरहाल मैंने स्लाइड शेयर कर दी हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। स्लाइड्स खोल भी सकते हैं। परफेक्ट पाइपलाइन हमारे लिए क्या चीज़ है? एक ऐसी पाइपलाइन जिसके अंदर कोई भी हैजर्ड ना हो। ठीक है, और हम जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली परफेक्ट पाइपलाइन मौजूद नहीं है, तो हम जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं वो सारी की सारी वो ऑप्टिमाइजेशन है जो कि इन हैजर्ड्स को केटर कर रही हैं, इन हैजर्ड्स के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए। और हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हैजर्ड्स जो हैं वो सारी की सारी जो है हमें अफेक्ट कर रही हैं इन द सेंस in terms of excuse me टाइम। ठीक है, और उसमें ये चीज़ है कि आप जो हैं वो बेसिकली इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं कि आपके हैजर्ड जो है वो कम से कम हो सकें, और जितने कम आपके हैजर्ड्स होंगे उतनी आपकी अच्छी पाइपलाइन होगी। लेकिन आप कभी भी परफेक्ट पाइपलाइन या आइडियल पाइपलाइन को ब्रीच नहीं कर सकते थ्रूपुट के लिहाज से। ठीक है, सो द बेस्ट केस सिनेरियो इज कि जीरो हैजर्ड पाइपलाइन। अच्छा, आपने ये भी चीज़ देखी थी कि जितनी हमारी स्टेजेस होंगी किसी पाइपलाइन के अंदर, तो हमारी जो क्लॉक जो स्पीड अप होता है वो भी होता है, क्लॉक स्पीड है वो भी पे हमारी स्पीड कर रही है। ठीक है, with hazards installed some cycles go by during which no instruction। अच्छा, because of hazards some cycles go, इसको बल्कि मैं अभी सही कर देता हूँ। let me just correct it। बाय द वे आपको स्क्रीन पे भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, मैं एक सेकंड इसकी स्क्रीन शेयरिंग चेंज करता हूँ and I will change it to let me just do this, excuse me। स्क्रीन शेयरिंग को मैं करता हूँ स्क्रीन 2। ठीक है, अब मुझे जरा एक सेकंड और चेंज करने दें इसमें। ड्यू टू हैजर्ड्स, ये तो इस पे करेक्शन करनी थी। ठीक, सो ड्यू टू हैजर्ड्स some cycles go by during which no instruction completes, this is known as a stall time। और stall अंग्रेजी का लफ्ज भी है, stall का मतलब होता है कि टाइम वेस्ट करना, डिले करना, इंतजार करना किसी वजह से। ठीक है, तो स्पेशली ये स्टॉल्स जो हैं वो डिपेंडेंसी की केस में होंगी। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो टोटल साइकिल्स, ठीक है, पर इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स प्लस स्टॉल साइकिल्स। ठीक, और अगर हमारे पास परफेक्ट पाइपलाइन होगी तो हमारे ये वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। ठीक, तो एक्चुअली हम लोग स्टॉल्स को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, दैट्स द ओनली ऑप्टिमाइजेशन दैट वी कैन अचीव। ठीक है, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टॉल्स जो हैं दे इंक्लूड स्ट्रक्चरल डेटा एंड कंट्रोल, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक, एक छोटा सा ये मैंने स्लाइड ऐड किया है, जस्ट वांट टू ऐड दिस कमेंट। ये जो दो स्लाइड हैं उस हवाले से कि जब हमारे पास डिपेंडेंसीज नहीं है तो ये हमारी सिचुएशन है, दिस इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडियल ऑल थ्री। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी इंस्ट्रक्शन की किसी और इंस्ट्रक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें अभी जो मैंने पीछे बात की थी वो ये देख लें, जो पीछे मैंने कमेंट किया था कि अगर आपकी ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगल स्टेज
लेट्स से इंस्ट्रक्शन सिस्टम, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, मतलब एक ही स्टेज के अंदर फेच भी हो रहा है, डिकोड भी हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। तो इस तरह के जो सिंगल स्टेज सिस्टम्स होते हैं उनमें जाहिर सी बात है आप पाइपलाइन नहीं कर सकते। हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग जो हैं वी वांट टू डिवाइड एन इंस्ट्रक्शन इनटू स्टेजेस दैट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, एंड इसका मतलब है कि हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज के इंडिपेंडेंट काम करने की इजाजत देते हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो अभी देखेंगे कि जितनी स्टेजेस बढ़ेंगी, इफ इट्स एन आइडियल पाइपलाइन, तो हमारी क्या होगी, थ्रूपुट जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो जितनी स्टेजेस बढ़ेंगी हमारी थ्रूपुट इम्प्रूव होगी, जितनी स्टेजेस कम होंगी हमारी थ्रूपुट जो है वो रिलेटिवली कम होगी। लेकिन एक पॉइंट है जहां तक हम आगे जा सकते हैं। ठीक, उसकी वजह यह है कि लेट मी जस्ट क्लियर दिस, कि हर स्टेज, तो लेट्स से कि अगर ये है तो हर स्टेज के साथ एक एसोसिएटेड स्टेज ओवरहेड है, लेट्स से दिस थिंग। तो ये उसके अलावा है जो वो काम कर रहा है, तो ये इसके अंदर एम्बेडेड है। तो यहाँ पे भी एक ओवरहेड है, ओवरहेड है, ओवरहेड है, और एक्चुअली जो एक्चुअल काम स्टार्ट हो रहा है वो इस ओवरहेड के खत्म होने के बाद हो रहा है। ठीक है, तो जो एक्चुअल स्टेज का टाइम है, द अमाउंट ऑफ टाइम ए स्टेज टेक्स टू परफॉर्म व्हाटएवर इट्स रिस्पांसिबल फॉर इज दिस टाइम, और उसके बाद ये ओवरहेड है, फिर ये टाइम है और ये ओवरहेड है, फिर ये टाइम है और ये ओवरहेड है एक्चुअली। तो जब आप पाइपलाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो पूरे उसका जो ओवरहेड होता है वो आपके साथ, उसका इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, उसकी वजह ये है कि आप देख लें कि ये ओवरलैप कर रहा है, तो आखिर में आपको जो है वो सिर्फ एक ओवरहेड जो है वो अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये फैक्टर जो है ये आपको यहाँ पे ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगा कि ये तो वही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ गई जिसके अंदर डिपेंडेंसीज हैं, ऐसे स्टेजेस जिसके अंदर डिपेंडेंसीज हैं। नाउ अभी तक ये है कि अगर आप गौर करें कि ये जो ओवरहेड की वैल्यू है, एंड अगेन वी आर अज्यूमिंग एन आइडियल पाइपलाइन, ठीक है, ये वैल्यू कंसिस्टेंट है क्योंकि जब हमारे पास एक इन्फिनिट साइज की पाइपलाइन होगी, लेट्स से इट्स लाइक दिस, इन्फिनिट साइज की पाइपलाइन है, तो वो जो पाइपलाइन है उसके अंदर वो केटर हो जाती है, एंड वी आर रियली अफेक्टेड बाय व्हाट्स एट द बिगिनिंग एंड द एंड। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ओवरहेड हमेशा फिक्स्ड होगा। अगर हमारे पास डेटा डिपेंडेंसीज आ जाती हैं, तो डेटा डिपेंडेंसीज की वजह से हमारा क्या होगा कि डेटा डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि जैसे कि ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें डेटा डिपेंडेंसी है, तो ये जो है जब डेटा प्रोड्यूस करेगी तो ये डेटा कंज्यूम करेगा, जब ये डेटा प्रोड्यूस करेगा तो ये डेटा कंज्यूम करेगा, जब ये डेटा प्रोड्यूस करेगा तो ये डेटा कंज्यूम करेगा। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास इफेक्टिवली अगर आप और करें कि पाइपलाइन हो ही नहीं रही, ठीक है, सो इट्स नॉट पाइपलाइनिंग बिकॉज ऑफ डेटा डिपेंडेंसी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। इसका मतलब ये है कि जो आपको ये जो ओवरहेड था वो पाइपलाइन क्वेश्चन कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा कि द गैप बिटवीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे डिपेंडेंसी है, जहाँ पे पाइपलाइन का क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पे ओवरलैप नहीं है, तो हर स्टेज की जो ओवरहेड है उसकी कॉस्ट आपको अलग बेयर करनी पड़ेगी क्योंकि ओवरलैप कोई नहीं है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि ये 6 स्टेज पाइपलाइन थी, तो आपको इसकी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी क्योंकि देयर इज नो ओवरलैप। ठीक है, हमने एक और बात भी लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो ये थी कि बहरहाल वो तो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर रहने देते हैं। ठीक है, so I'm obviously we're recording this as well, लेकिन I hope you understand this basic concept. So going back to the three kinds of pipeline hazards, we have already discussed structural, we have already discussed data hazards. ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्कस नहीं की थी वो कंट्रोल हैजर्ड्स डिस्कस नहीं की। अभी तक आप लोगों को आवाज आ रही है? Are you clear? Yes, Can you sir. hear? Yes, sir. तो ये मैं तो थोड़ा तेज जा रहा हूँ कि I hope because you told me that you've already done this thing, so it's going to be a revision for most of you, and then we can move on
and see if it makes sense for you. ठीक? Let's look at this example. यहाँ पे concentrate करें. ये एक प्रोग्राम है. ये क्या कह रहा है कि ये ब्रांच if equal to 0. ठीक है, तो अगर R2 की वैल्यू 0 हो तो लोकेशन 100 पे जंप कर जाओ, और अगर नहीं है तो ये अनसाइंड add I इंटीजर, ये MIPS का मेरा ख्याल है कोड है. तो R2 plus R3 going into R4 एंड देन और करें कि जो R2 की वैल्यू है उसको R3 में डालो. ठीक, तो लेट्स से कि प्रोग्राम काउंटर अगर हम देखें, इट्स जंपिंग these locations. ठीक, तो डिपेंडेंसीज के हमारे क्या इश्यूज हो सकते हैं. सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो इस पॉइंट में इन टाइम में मुझे ये पता लगेगा कि आया कि मैंने जंप करना है कि नहीं करना. लेकिन इन दैट सेम टाइम मैंने ऑलरेडी इसके सीक्वेंस थोड़ी खराब हो गई. ठीक है, तो जिस वक्त मेरे यहाँ पे डेटा यहाँ पहुंचा था तो मैंने ये लोड कर लिया था. जब मैं यहाँ पे ALU में पहुंचा था तो ऑलरेडी ये भी लोड हो गया था और ये चला गया था. और इस पॉइंट पे इन टाइम मुझे एक्चुअली पता लगा है कि मैंने जंप करना है कि नहीं करना. तो ऑलरेडी मैं 2 डीप एंड 1 डीप इन द पाइपलाइन जा चुका हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो. ठीक है, तो आई होप लाइक आई सेड कि यू ऑलरेडी डन दिस बिफोर, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा. एक चीज क्लियर है कि द डीपर द पाइपलाइन, ठीक है, हायर द हैजर्ड कॉस्ट. ठीक है, तो हैजर्ड की जो कॉस्ट होती है वो पाइपलाइन की स्टेजेस से जितनी ज्यादा स्टेजेस होंगी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम कम स्टेजेस करें. सिंपली ये है कि जब और अगर जो है कंट्रोल हैजर्ड होगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो निस्बतन उससे ज्यादा होगी अगर इसकी स्टेजेस कम होती हैं. दैट्स ऑल इट्स सेइंग. लेकिन ऑब्वियसली वी आर होपिंग दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल हैजर्ड्स इज लो. ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल हैजर्ड्स को मिनिमाइज कर सकें तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, अगर कंट्रोल हैजर्ड होगा और अगर आपकी लेट्स से कि 20, 25, 30 स्टेज पाइपलाइन है तो 30 स्टेज पाइपलाइन का मतलब ये है कि हो सकता है कि बाय द टाइम योर हैजर्ड अकर्स आप ऑलरेडी जो है वो 15 स्टेजेस जो है वो पॉपुलेट कर चुके हो जिनको आपको फ्लश करना पड़ेगा. ये नहीं आपके लिए बेकार हो जाएंगे. ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास इन टाइम दैट विल बी अ ब्लॉक वेयर देयर यू विल हैव नो पाइपलाइनिंग. तो ये आपके स्टॉल साइकिल्स, आपके इम्प्लिसिटली स्टॉल साइकिल्स होंगे क्योंकि ये टाइम अब तो वेस्ट हो गया है. ठीक है, तो अब जो भी आप लोड करेंगे तो यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड 1 साइकिल एंड 2 साइकिल्स एंड नाउ यहाँ पे इनफैक्ट ये यहाँ से स्टार्ट होगा. नाउ दिस मे बी I4 एंड दिस मे बी I400 व्हाटएवर. ठीक है, दैट्स इररिलेवेंट. दिस मे बी ऑब्वियसली अगर जंप होता है तो दैट्स गोइंग टू बी अनदर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एट लोकेशन 100 दैट्स द एड्रेस. तो लोकेशन 100 पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी वो ये इंस्ट्रक्शन होगी जो कि आगे चलेगी. इसका इनफैक्ट इसका जो नाम है वो just to make it clear कि I think a better name for this would be okay I100. So if this is true then इसको मैं blur out करता हूँ. Let's say this is I100. ठीक है, and ठीक है, तो I100 तो आप इधर मूव कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से फिर आप डालेंगे. अब इसका मतलब है कि जब यहाँ पे डालेंगे और ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो इधर मूव कर रही है so there is nothing else in the pipeline, so you're actually starting your pipeline afresh here and you've wasted 2 cycles. तो ये जो 2 स्टेज के बराबर आपने स्टॉल साइकिल्स किए हैं, जितनी डीप होगी जाहिर सी बात है कि उतने ज्यादा ये स्टेजेस
आप क्लोज करेंगे। अच्छा, बाय द वे, this is not true for any and every program, but this is statistics. ठीक है, तो statistically speaking, on average, every 6th instruction in a program is a branch, right? It doesn't have to. That's what it means by an average. You can have a program that does not have any branches, and you can have programs that have a higher frequency of branches. Lekin on average, every 6th instruction of a program is a branch. ठीक है, तो clear it. Assume that the branch is not taken. ठीक है, तो हमारे लिए problem assume that the branch is not taken and start fetching the next instruction. If a branch is taken, hard will we need to cancel its effect. ठीक है, तो हमारे लिए actually problem क्या है कि हर 6th, ठीक है, every 6th instruction is a 1 in 6 instructions are, let's say, branches. Again, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी इसकी I don't know any statistics on this other thing I'm saying, point 2, but let's say कि 50% probability है कि the branch is taken, ठीक है, so if the branch is taken, then we have a hazard. If the branch is not taken, then we don't have a hazard, ठीक है, but this is like going totally blind. Obviously, we can actually preempt this percentage as well. इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो if branch is not taking, तो जो पाइपलाइन में जा रहा है वो ठीक है, अगर जंप हो गया है, इसका मतलब है मैंने पाइपलाइन को फ्लश करना है, ठीक। तो बेसिकली हम जनरली तो प्रेडिक्शन पे चल रहे होते हैं। द प्रेडिक्शन इज ऑलवेज दैट द ब्रांच विल नॉट बी टेकन। हम देखेंगे कि हम हर दफा प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, विल मेक सम अदर प्रेडिक्शंस एज वेल, ठीक। तो इसके अंदर बेसिकली एक सॉल्यूशन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं व्हिच इज अ सॉफ्टवेयर कंपाइलर सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। वो अप्रोच क्या कहती है, हमें क्या, पहले लेट्स लुक एट द इंफॉर्मेशन, राइट। ए ब्रांच विल प्रोड्यूस अ डिले इम्प्लिसिटली, इसको हम ब्रांच डिले कह रहे हैं, एंड दिस इज द डिले ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन की डिले है, और अगर ब्रांच होता है तो वो स्टॉल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो प्रपोज कर रहा है वो यहाँ पे ये है कि आप ऐसी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करें, सो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। तो ये तो कमेंट्स थे, एंड दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, ठीक है। Execute the instruction after the branch unaffected if the branch is taken or not. यानी कि लेट्स से कि मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है, एक और इंस्ट्रक्शन है, एक और इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आ गई, ठीक है। और लेट्स से कि मेरी ब्रांच कह रही है कि मैंने यहाँ जंप करना है, ठीक है। तो अगर ब्रांच की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, तो अगर फॉल्स हो गई तो यहाँ जंप करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करूं पाइपलाइन के अंदर, ये कि जिस वक्त इसको, ये फर्ज करें कि जी स्टेज 4 पे हो, तो ये स्टेज 3 पे हो, ये स्टेज 2 पे हो, ये स्टेज 1 पे हो, ये पाइपलाइन अगर मेरी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरी ब्रांच ट्रू हो जाए और मुझे जंप करना पड़ जाए। फर्ज करें कुछ लोगों की ये अप्रोच भी हो सकती है कि जब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आए तो जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है ना, इनको मैं पहले एग्जीक्यूट करना शुरू करूँ, ये, लेकिन पता लगता है कि जी चौथी स्टेज पे ये ब्रांच जो है वो फेल हो जाती है कंडीशन इसकी, तो ये सारे के सारे मुझे फ्लश करने पड़ेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो लफ्ज है अनअफेक्टेड, ठीक है। तो मैं अभी इस वाले लफ्ज को देखता हूँ, अफेक्टेड। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं
these are affected by the branch, और ये instructions are affected by the branch. In fact, all of these instructions are. ठीक, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि ब्रांच के बाद ऐसी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करो जो कि अनअफेक्टेड हैं बाय ब्रांच, सो दैट अगर फैसला होता है दिस वे और दैट वे तो हमें ऑलरेडी कोई भी ऐसी चीज पाइपलाइन के अंदर ना पड़ी हो जो हमें फ्लश करनी पड़े. अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. दिस इज लाइक प्योरली थ्योरेटिकल. ठीक है, इमेजिन करें कि मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि लेट्स लुक एट दीस इंस्ट्रक्शंस. फर्ज करें कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये वाली, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. लेट्स से दे आर टोटली इंडिपेंडेंट of what is happening inside the branch. So they're independent of these variables and they're independent of the branch. Okay, they're not even feeding into the branch. So there's a possibility कि मैं इन instructions को कुछ को यहाँ पे execute करूँ और कुछ को इस तरह execute करूँ कि जो मेरी branch instruction है वो मैं यहाँ पे डालूँ और उसके बाद जो है ब्रांच इंस्ट्रक्शन यहाँ डालने के बाद इसके नीचे जो है मैं वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करूँ. अगर ब्रांच ट्रू हो तो यहाँ जा ले जाओ और अगर ब्रांच फॉल्स है तो यहाँ चले जाओ. ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये एग्जीक्यूट सारे हो जाएंगे, जब ब्रांच ट्रू हो जाएगा तो इट विल मूव, इट विल जस्ट कीप डूइंग व्हाट इट्स डूइंग, बट इट विल हैव नो नीड टू फ्लश इट. ठीक, एंड if the condition is true in fact, it will jump here. ठीक है, this kind of scenario, but this is something that the compiler can do by manipulating the underlying machine code. ठीक है, this has to be independent of the branch itself. ये तो हम already भी establish कर चुके हैं. ठीक, तो बेसिकली हमने क्या बात की है कि the compiler can be designed to always put something useful after the branch instruction. And the assumption is that the instruction after the branch instruction is always completely executed. And this solution is known as filling the branch delay slot. Okay? And this is a software solution. And assuming every sixth instruction in the program is a branch, and jitni bhi aapke control hazards aa rahe hain wo branching se aa rahe hain. Okay? So you can do a pretty good job of reducing the number of actual control situations आपने खत्म कर दी हैं. तो control situations खत्म कर दी हैं तो आपने control hazards की frequency कम कर दी है. This is not reducing the cost of the control hazard, but the control hazard frequency is being reduced. But there are still going to be cases जहाँ पे आपको hazards आ सकते हैं. समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझे बता सकता है. ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की थी. I1 है, ठीक है. सो दिस इज द एग्जैक्ट सेम डिस्कशन. So the compiler can choose to move either I1, I3 and I4 in the branch delay slot. ठीक है, I2 is the branch, so ये वो I3 को डाल सकता है या I4 को डाल सकता है. ठीक है, या I1 को डाल सकता है जो उससे पहले हुई है. अगर I2 जो है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो it can either put I1, I3 or I4 afterward. ठीक है, this is to put I1 in the branch delay slot. I1 can only be put in the branch delay slot if there's no data dependence between I1 and anything in the branch. And anything in the branch से मेरी मुराद ये है कि ना ही I3 जो है वो I1 पे डिपेंडेंट हो और ना ही I4 जो है वो I1 पे डिपेंडेंट हो. अगर इनकी आपस में डिपेंडेंसी होगी तो वो ये काम नहीं करेगा. ठीक, अच्छा, इसमें एक और जर्नल कमेंट है कि समटाइम्स आपको पता होता है कि आपको पता होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है ब्रांच लेने की. ठीक है, अगर ब्रांच लेने की फ्रीक्वेंसी आपको पता है
तो आप चूज कर सकते हैं कि व्हाट यू आर पुटिंग इन इट फर्स्ट, ठीक है। और मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको याद हो कि अक्सर आप लूप्स बनाते हैं, असेंबली में याद है आपको लूप्स बनाते हैं, इस तरह की होती है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे आपका लेबल होता है, ठीक है, BREQ, कुछ भी आपने कंडीशन रख ली, आपने कहा कि टू लेबल, ठीक है। एंड नाउ ब्रांच इंस्ट्रक्शन ये है एक, अमूमी तौर पे अगर ये लूप है, अगर ये लूप है, ठीक है, इन केस ऑफ लूप, तो आपको ये पता है, और ये लूप आपका हो सकता है कि ये लूप हर दफा 100 दफा चलता है, ठीक है, ये लूप हर दफा 100 टाइम्स चलता है। तो इसका मतलब है कि जब भी ये पर्टिकुलर, लेट्स से कि ये इंस्ट्रक्शन नंबर 35B इसका इंस्ट्रक्शन का नंबर है, ये 35B है। तो जब भी इंस्ट्रक्शन 35B जो है, जो एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, जब भी ये अकर होगी तो ये 100 दफा हो सकता है कि इसकी ट्रू कंडीशन हो या फॉल्स कंडीशन हो, ठीक है। लेट्स से कि आपने कंडीशन यहाँ पे ऐसी रखी है कि जब भी ये ट्रू होगा तो ये वापस जाएगा, और ये 100 दफा चलेगा, जब फॉल्स होगा तो ये आगे जाएगा, ठीक। तो इस केस में इट वुड मेक सेंस कि आपने कोड को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक्चुअली किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए इसके सामने, या एटलीस्ट पार्ट ऑफ दिस कम्स हियर इन फ्रंट ऑफ दिस, ठीक है। उससे होगा ये कि ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, एंड यू वांट दिस टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड हम देखेंगे इसकी सिनेरियोस के वी कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट वी रिड्यूस द ब्रांच डिले स्लॉट, sorry, we are able to use the branch delay slot while reducing the frequency of hazards, ठीक। और वो hazard एक दफा आएगा जब ये इस लूप से एग्जिट करेगा, ठीक। ये वही एग्जांपल है जो हमने भी डिस्कस की। मेरा ख्याल ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो हम कर रहे थे सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। सिंगल साइकिल मिसाल के तौर पे अगर आपको ये नजर आ रहा हो कि ये जो है ये एक 5 स्टेज पाइपलाइन है, और इसमें ये ना कि ये मेरी स्टेजेस हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेज पाइपलाइन है, और ये सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है। किसी को आइडिया है कि सिंगल साइकिल से हमारी क्या मुराद है यहाँ पे? कोई है बैठा हुआ कि सो रहे हैं क्लास वाले? सर जो इंस्ट्रक्शन एक साइकिल लेती हो। नहीं, सिंगल साइकिल का मतलब ये है कि इसमें जो सिंगल इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड, लेकिन लेट्स से इवन साइकिल, जो आपकी एग्जीक्यूशन स्टेज है वो इस केस में सिंगल साइकिल ले रही है, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इसे यूनिफॉर्म साइकिल भी कहते हैं कई दफा, ठीक है, यूनिफॉर्म साइकिल। इसका मतलब ये है कि इट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एवरी स्टेज। सिंगल साइकिल के अंदर ये है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन वाला स्टेज है वो एक साइकिल ले रही है। तो अभी तक हमने जो एग्जांपल देखी है वो सिंगल साइकिल की है या यूनिफॉर्म साइकिल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की है। लेकिन एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जो आपकी पाइपलाइंस होती हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, हम कहते हैं कि मल्टी साइकिल इंस्ट्रक्शन स्टेजेस या पाइपलाइन, ठीक। इसका मतलब ये है, एंड मैं अगेन सिंगल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन द आइडिया इज नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेट्स से। इसका मतलब ये है कि तमाम इंस्ट्रक्शंस की जो इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डी कोड है, मेमोरी राइट है, और रजिस्टर राइट जो है, it is going to take the same amount of time, and this may be one cycle, ठीक है। it may be x cycles per stage, ठीक है।
लेकिन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन उसमें जो चीज, जो डिस्पैरिटी है वो ये है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे एक इंटीजर का एग्जीक्यूशन है, यानी कि लेट्स से कि ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, ये एक सिंगल साइकिल ले रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 7 स्टेजेस के ले रही है, लेट्स से 7 स्टेजेस ले रही है। फ्लोटिंग पॉइंट ऐड जो है वो 4 स्टेज ले रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन जो है वो इस केस में मेरा ख्याल है 25 स्टेजेस या इस तरह कुछ। ये एक एग्जांपल है, दिस इज एक्चुअली थिंक एन एग्जांपल ऑफ मिप्स, ठीक, 25 साइकिल्स, ठीक है। तो डिफरेंट पाइपलाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, तो ऑब्वियसली इससे काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ। तो अब होगा क्या, देखें कि basically every stage is going to generate some kind of stall by virtue of the fact कि वो कितनी साइकिल्स उसको चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि अगर आपको याद हो कि हमारी जो पाइपलाइन की बेसिक प्रेमिस है वो ये है कि हमने इन टर्म्स ऑफ टाइम हर स्टेज को यूनिफॉर्मली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। दैट्स द बेसिक प्रेमिस फॉर आई आइडियल पाइपलाइन, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन बाय डिजाइन। इसको हम देखते हैं कि इसमें हम क्या ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं या क्या इसमें इश्यूज आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी कि आप इस तरह की जो एक खूबसूरत सी पाइपलाइन हम लोग चला रहे थे, वो इस तरह की पाइपलाइन नहीं हो सकती, इसमें इश्यूज आएंगे। लेकिन वी कैन circumvent these issues by rearranging the code as we will see, ठीक। तो ये वाली जो खूबसूरत सी पाइपलाइन है ये आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी यहाँ, ठीक। अब इसमें किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं, थोड़ा सा हम एरर देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। नंबर 1 ये है कि पोटेंशियल मल्टीपल साइमल्टेनियस राइट्स टू रजिस्टर फाइल, फ्रीक्वेंट रॉ हैजर्ड। रॉ का मतलब है रीड आफ्टर राइट, इट विल कॉज स्टॉल्स, ठीक है। सो दिस इज ए रीड आफ्टर ए राइट, ठीक है। ये R1 राइट करेगा और यहाँ पे R1 रीड करना है हमने, ठीक है। और ये R1 जो है will not be read for 25 seconds, ठीक है। ऑल इंस्ट्रक्शंस, जब ये 25 साइकिल इंतजार करेगी तो ये भी इंतजार करेगी, ये करेगी, तो सारे के सारे रिपल इफेक्ट जो है वो नीचे तक जाएगा, ठीक। राइट आफ्टर राइट है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें देखते हैं कि सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं क्या कर। लेट्स लुक एट द प्रोग्राम। अगर मेरा ये प्रोग्राम है तो एक सॉल्यूशन तो इसका ये है कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है। क्योंकि इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन अगर आप करते हैं, इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि यू वांट टू एग्जीक्यूट, एक्सक्यूज मी, आ गया। इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन के अंदर आप चाहते हैं कि आप जो है वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें, फिर इसको एग्जीक्यूट करें, फिर इसको एग्जीक्यूट करें और इस सीक्वेंस में चलें, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो ये है कि विच इज नोन एज आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि स्टॉल्स आ रहे हैं तो आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास ये होता है कि हम जो है वो डेटा जो है, लेट्स से कि जो ये स्टेज है इसके दरमियान में इस स्टेज पे एक बफर इंट्रोड्यूस कर देंगे। मतलब वो बफर इस स्टेज पाइपलाइन के स्टेज के अंदर नहीं है, लेकिन ये बफर इस स्टेज पे राइट किया जाएगा और वो क्या करता है कि वो जो है हर एक के सॉल्यूशन जो है, यानी कि यू कैन ऐड थिंग्स टू द पाइपलाइन और उनके जो है वो
आउटपुट जो होगी, जो भी इनका जवाब होगा, यानी इस एडिशन का जवाब, इस मल्टीप्लिकेशन का जवाब, इस डिवीजन का जवाब, इस एडिशन का जवाब, वो स्टोर करता जाएगा इन दी ऑर्डर व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा कि ये बफर जो है वो जब आगे अगली स्टेज पे जाने की बारी आएगी तो वो उसको पास ऑन कर देगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लेट्स से कि आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, फिर एक डिवीजन है, और एक आपके पास लोड है। ये एक एग्जांपल है इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस की, R1 में, R3 और R9। अभी हम डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक, तो इन ऑर्डर जो होंगी आपकी इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी, और आपके पास एक रीऑर्डर बफर होगा जिसकी मैंने जिक्र किया था। वो क्या करेगा कि जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो वो रीऑर्डर बफर के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी। तो बेसिकली मुझे ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि मल्टीप्लाई आया है और इसमें जवाब जो है वो R1 में जाना है। ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करूंगा। सो दिस इज नॉट, so I'm not putting the data in R1, I'm just putting this information कि this is going in the R1, और ये डेटा आएगा and this is going to go into R3. This is the, sorry, rather the next instruction. उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन है जो कि लोड की इंस्ट्रक्शन है, और जिसका जवाब जो है वो R9 में जाएगा। ठीक है, अब होगा ये कि आपकी इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि पहले ये वाली एग्जीक्यूट हो जाए। अब और करें कि हम रजिस्टर फाइल के अंदर नहीं लिख रहे। ठीक है, उसके बाद ये वाली हो जाए, उसके बाद किसी पॉइंट पे ये आ जाए। ठीक है, अब ये एक इंडिपेंडेंट का केस है, लेकिन हम करेंगे क्या कि जिस वक्त ये सारा डेटा आ जाएगा उसके बाद हम जिस ऑर्डर में ही था, लेट्स से कि ये दिस वाज द फर्स्ट एंट्री, दिस वाज द सेकंड एंट्री, दिस वाज द थर्ड एंट्री, तो हम रजिस्टर फाइल, जो ये वाली स्टेज है ना, जो हम राइट करते हैं, राइट बैक, तो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि रजिस्टर फाइल के अंदर हमने R1 के अंदर और R3 के अंदर और R9 में डेटा डालना है, तो वो हम इन ऑर्डर करेंगे। ठीक है, सो वी विल डू दैट इन ऑर्डर, एंड दिस इज इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हमारा ये भी चलता गया, ये भी चलता गया, ये भी चलता गया, बस हमने शॉर्ट ऑफ राइटिंग टू द रजिस्टर फाइल हम लोगों ने रोक दिया, बिकॉज वी वांट टू राइट देम इन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जब सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा कि पहले ये डालूंगा, उसके बाद ये डालूंगा, उसके बाद ये डालूंगा। ठीक है, तो दिस वुड बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ क्यू। तो जो चीज मैं, जो वैल्यू में डालता जाऊंगा वो यहाँ से क्यू से निकलती जाएगी एंट्री, हत्ता कि मेरी जो ये रीऑर्डर बफर है ये खाली हो जाएगा या कोई और चीज उसमें भरी हुई होगी। ठीक, अभी तक कोई सवाल है? नो सर। क्लियर है सर। क्लियर है? तो ये तो एग्जांपल थी। हमारा टाइम कितना है आज? आज के दिन हमारा टाइम कब तक होता है? सर आधे घंटे का होता है, आधे घंटे का। 12:10 तक। ठीक है, चलें फिर इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो इस टॉपिक को खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके आप पढ़ सर। लीजिएगा, ये वाले मैंने स्लाइड जो है ना इस पे शेयर कर दी है। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी। अब आप आगे देखेंगे कि डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आई ऑलरेडी पुट द स्लाइड्स अप, और इसकी रिकॉर्डिंग करके भी मैं डाल दूंगा, लेकिन फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रिकॉर्डिंग मैं अभी करने लगा हूँ अभी अभी, और जैसी रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज जब समझने के घंटे 2 घंटे के अंदर जो है वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी और अगली वाली भी हो जाएगी। ठीक है, कोई अगर सवाल है तो पूछ लें, कि नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। नो सर, कोई सवाल नहीं फिलहाल। कोई सवाल नहीं फिलहाल। ठीक, अच्छा जी, एक सेकेंड। मैं, ठीक है, चलो ठीक है क्लास।